जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि उससे आप उसको ये क्लैरिटी होती है कि आप काम कर सकते हैं और आपको ये क्लैरिटी होती है कि आप वो काम वाक़ई कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी वर्कलोड का अंदाज़ा हो जाता है और उसको आपके स्किल्स का अंदाज़ा हो जाता है। इसके लिए मैं आपको अभी इस टॉपिक में एक्चुअली एक हिंट दूँगा कि किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट बनती है। लेकिन एक ऑडिट रिपोर्ट बनाने में घंटों भी लग सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपने किस मकसद के लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। आपने पैसे लिए हैं तो हो सकता है कि आपको 10, 15, 20, 50 पेजेज़ की ऑडिट रिपोर्ट बनानी हो। अगर आपने बेसिक इनिशियल फ्री रिव्यू देना है उसको, तो आप 1-2 पेजेज़ की ऑडिट रिपोर्ट बनाकर उसको दे सकते हैं। मैं आपको समरी दूँगा कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है, किस तरह से आपको बनाते चले जाना है और बाद में उसको आप एक्सटेंड करें और मज़ीद रिसर्च करें, नेट पे जाके देखें, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आइए देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट बनती कैसे है। ऑडिट के लिए मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट लूँगा और इसको मैं कोशिश करूँगा कि हम इसका ऑडिट बनाएँ। इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे मैं होम पेज पे हूँ और इसका मैंने एसईओ क्विक में पेज का इन्फो भी निकाल लिया है। अब करूँगा मैं ये कि मैं अपनी गूगल ड्राइव में जाऊँगा, अपने क्लाइंट के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, जो कि मैंने पहले बना रखा है। उसके अंदर मैं एक इनिशियल ऑडिट का फ़ोल्डर बनाता हूँ। आपकी ये मर्ज़ी है कि आप कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं हमेशा चीज़ें फ़ोल्डर में रखता हूँ ताकि मुझे बाद में ढूँढने में आसानी रहे। इधर आकर मैं एक नई रिपोर्ट क्रिएट करूँगा। उसके लिए आपको लेफ़्ट कॉर्नर में न्यू का बटन क्लिक करना है और गूगल डॉक में आपको रिपोर्ट बनानी है। अच्छा, कुछ लोग गूगल स्लाइड्स भी यूज़ करते हैं। आप गूगल स्लाइड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड ज़्यादा आसान लगती हैं। मैं गूगल डॉक्स में इसलिए लिखता हूँ कि गूगल डॉक्स में मुझे काफ़ी कंटेंट लिखना होता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वो ये डॉक्यूमेंट बड़ा होता चला जाता है। तो पावर पॉइंट और डॉक्स दोनों ठीक हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जब तक कि आप इन्फॉर्मेशन ठीक दे रहे हैं, वो उसमें कोई मसला नहीं है कि आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं उसको। डॉक्स में भी और पावर पॉइंट में भी सब एक ही बात है। इसका टाइटल दे दें, मैं आपको यहाँ पर लिखूँगा वीयू एसईओ ऑडिट। आप अपने क्लाइंट का नाम लिखेंगे, उसके आगे ऑडिट लिखेंगे और अगर आपने डेट लिखनी है तो आगे डेट भी लिख सकते हैं। नीचे डॉक्यूमेंट में जाएँ और क्लाइंट का नाम बड़ा करके लिखें। विश्व यूनिवर्सिटी क्लाइंट का नाम है, इसकी डोमेन जो है वो काम मैंने जो करना है वो उसका वेबसाइट ऑडिट है। इसको वेबसाइट एसईओ ऑडिट भी आप बोल सकते हैं और इसको आप टॉपिक का नाम टाइटल दे दें और इसको आप सबटाइटल कर दें और इन दोनों को मैं सेंटर लाइन करके थोड़ा-सा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करूँगा। तो टाइटल भी लिख लिया और नीचे मैंने उसका सबटाइटल भी लिख लिया। अब करना क्या है, यहाँ पर आप बेसिकली डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं छोटी-सी। ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं आप या उसकी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। उसमें आप बताएँगे कि ये ऑडिट क्या एक्सप्लेन करता है। या आप अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लाइनें लिखना चाहते हैं। 2 लाइनें, 4 लाइनें ठीक हैं। अगर आप समरी दे रहे हैं इट्स फाइन। ऑडिट हमेशा होता है पेज वाइज़। सबसे पहले मैं होम पेज टाइटल लिखूँगा और मैं होम पेज के जितने इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा। इसको हेडिंग 1 मैंने कर दिया ताकि ज़रा प्रोमिनेंट रहे। होम पेज का जो यूआरएल है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब सबसे पहला मुझे इशू क्या नज़र आया, अब हमने यहाँ से वही चीज़ कि हमने अपना दिमाग यूज़ करना है, जो भी हमने सीखा अभी तक स्किल में हमने वो यूज़ करना है कि हमारे नॉलेज के मुताबिक इस वेबसाइट में क्या-क्या इशू हो सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये वेबसाइट सिक्योर ही नहीं है, ठीक है? और इसके आप देखेंगे कि एसएसएल नहीं लगा हुआ। इसमें जो यूआरएल है वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ये इश्यूज़ इससे पहले एक और भी इशू होता है, वो है इसका टाइटल। हमें ये पता है कि इसका टाइटल भी ठीक नहीं है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, इसके कीवर्ड्स भी नहीं है। तो ऐसी वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज़ हैं और अगर इसके होम पेज पे ये इश्यूज़ हैं तो इसका मतलब कि इसके इनर पेजेस पे भी ये इशू हो सकते हैं। अगर आपने पूरी वेबसाइट करनी है ऑडिट, तो आपको ज़रूरत नहीं है पूरी वेबसाइट ऑडिट करने की, क्योंकि अगर 2-4 पेजेस में आपको पता चल जाए कि ये वेबसाइट ठीक तरह से नहीं बनी हुई, तो आप बाकियों में भी अज़्यूम कर लेंगे कि हाँ भाई, ये देखें, मैंने बाकी पेजेस भी देखे हैं, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है उसके ऊपर कुछ कुछ भी एडिड नहीं है। हमें क्लियरली पता है कि ये विश्व यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसमें बिल्कुल एसईओ नहीं हुई हुई। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉब्लम लिखूँगा, आप इसको बुलेट्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ से बुलेट्स में ऑन करूँगा। सबसे पहला प्रॉब्लम है टाइटल इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड। अब मैंने आपको ये तरीका बताया था कि आपने
हर एलिमेंट का, हर प्रॉब्लम की 3 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। सो सबसे पहले मैं होम पेज का पेज टाइटल एक हेडिंग दे देता हूँ उसको, ताकि क्लाइंट ज़रा इसको क्लियरली समझ सके कि किस बारे में बात हो रही है। इसको हेडिंग 2 कर लें। उसके अंदर पहला इशू क्या है? इशू ये है कि जी टाइटल ऑप्टिमाइज़ नहीं है। इसको बुलेट्स अभी नहीं करते हैं, आपको मैं एक और तरीके से बताता हूँ कि आप इसको इशू एक्सप्लेन कर दें। ये इशू है और इस तरह से उसको प्रॉपर्ली आप एक्सप्लेन कर दें कि टाइटल इज़ नॉट ऑप्टिमाइज़। अब आपने तो बोल दिया टाइटल ऑप्टिमाइज़ नहीं है, इसका सॉल्यूशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो मैं नॉर्मली इंपॉर्टेंस लिखता हूँ ताकि क्लाइंट को ये पता हो कि भाई ठीक है, टाइटल तो ऑप्टिमाइज़ तो नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि टाइटल नहीं होगा तो आपका यूज़र आपकी इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर सकेगा। तो मैं उसको बताऊँगा कि आप प्रॉपर टाइटल एक मार्केटिंग टैक्टिक की तरह काम करता है। ये सबसे पहले देखा जाता है और गूगल जो है इसको सर्च क्वेरी से रिलेट करता है। और इसमें एक और भी चीज़ होती है कि अगर आपका टाइटल में कीवर्ड ही नहीं है, गूगल उसको रिलेट ही नहीं कर सकेगा उन सर्च क्वेरीज के अगेंस्ट जो कि लोग ढूंढ रहे हैं। तो ना वो रिलेट करेगा, जब रिलेट नहीं करेगा तो वो बेसिकली क्या होगा कि आपकी वेबसाइट एसईओ बेहतर नहीं होगी, वो आपको रैंक करना बंद कर देगा। तो आपने पहले टाइटल इशू बताया, इशू के बाद आपने उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपने उसको सोल्यूशन भी बता देना है कि सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप कि जी वी नीड टू रिसर्च कीवर्ड्स, असाइन अ ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स। आपने उस कीवर्ड के ग्रुप को होम पेज से लिंक करना है और फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करना है उस कीवर्ड के पूल में से। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है कि किस तरह से आप अपनी रिपोर्ट जो है एनहांस कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं ताकि क्लाइंट उसको पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि भाई ये जो उसने लिख के भेजा है ये मुझे इसकी समझ आ रही है और ये ही नोज़ व्हाट ही डज़। उसको ये पता होना चाहिए कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और ये एक बड़ा आसान तरीका है उसको बताने का। तो पेज टाइटल की एक प्रॉब्लम थी जो कि मैंने एक्सप्लेन की। आप यहाँ पर उसको सोल्यूशन भी बताएंगे। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे और डिस्क्रिप्शन में क्या इश्यूज़ हैं, अगेन आप उसकी इशू, इम्पोर्टेंस और सोल्यूशन, ये आप चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह से आप नीचे चले जाएंगे तो बात आ जाएगी यूआरएल की कि वहाँ पेज की यूआरएल में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आप इशू बताएंगे और यही चीज़ आप दोबारा कॉपी करते रहेंगे। सो बेसिकली आपने उसको हेल्प करना है क्लाइंट को ये अंडरस्टैंड करने में कि उसके इश्यूज़ हैं क्या। जब आप उसको ये हेल्प करेंगे तब वो आपको हायर भी करने की सोचेगा क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आपको काम आता है। सो अगेन इसको करने में घंटों लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना डिटेल में काम किया है। अब ये चीज़ें आपको आसान करनी है तो आप क्या करेंगे, आप एसईओ क्विक का टूल ये यूज़ करते हुए आप यहाँ से बेसिक चीज़ें निकाल सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि कैशे डेट जो है वो पुरानी है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि पुरानी कैशे डेट से क्या नुकसान होता है और इसका कंटेंट अपडेट करके हम इसका सोल्यूशन बेहतर निकाल सकते हैं। और इसी तरह से आप इसकी कीवर्ड की डेंसिटी है, आप उनको बताएंगे कि जी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कीवर्ड जो है वो 3 वर्ड या 4 वर्ड में वो यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है। विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो कि नाम है बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन कितने लोग विश्व यूनिवर्सिटी को जानते हैं और कितने लोग अगर डिग्री ढूंढ रहे हैं या अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान अगर कोई ढूंढ रहा है तो उसमें विश्व यूनिवर्सिटी में बेस्ट नहीं आ रहा। तो वो सारे कीवर्ड्स आपने जब रिसर्च करेंगे, इसके अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तब यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकेंगे। तो आप इसको कॉपी करके वहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ से इसको ऐसे कॉपी करें, उनको बता दें कि जी आपके जो टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली आप टॉप 5 कर लें और बाकी उनको कहें कि जब हम डिटेल में काम करेंगे तब हम उसके ऊपर मेंशन करेंगे। सो नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर मैं कीवर्ड्स की एक हेडिंग देता हूँ और नीचे सिंगल वर्ड कीवर्ड्स। क्लाइंट को पता तो हो कि उसने जो कंटेंट लिखवाया है या खुद लिखा है उसमें कितना वो एसईओ फ्रेंडली है। और नीचे आप ये कॉलम ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे या आप अपना कॉलम खुद भी बना सकते हैं। तो आपका ये उसको आप बता सकेंगे कि भाई ये पाकिस्तान आपका 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसमें 2.737% उसकी वो डेंसिटी बन रही है। सो ये एक जो
टेम्पलेट है या ISS आप जब इस डॉक्यूमेंट को बनाते चले जाएंगे, ये इसको प्रॉपर आप हेडिंग्स को जो है फॉर्मेट कर लेंगे ताकि वो पढ़ने में आसानी हो, उसको डाइजेस्ट करने में आसानी हो। ये हेडिंग 3 थी। हायरार्की में मैंने इसको टाइटल दिया, इसको सब टाइटल दिया, इसको हेडिंग 1 दिया। जो पेज का नाम था हेडिंग 1 था, इशू का जो है वो हेडिंग 2 मैंने कर दी, और एक्चुअल जो सब कैटेगरीज इशूज़ की वो मैंने हेडिंग 3 कर दी। अब इसको करने के बेशुमार तरीके हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से ब्यूटीफुल कर सकते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट एक जब आपका बन जाएगा, इसको आप फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, डाउनलोड एज PDF कर लें, PDF में उसको भेजें तो जो है ना, ताकि वो उसको पढ़ सके। जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक डॉक्यूमेंट आपको बनाने का तरीका बता दिया। आप डॉक्यूमेंट कितना लेंथी रखना है, कितना छोटा करना है, इट्स अप टू यू। मैं आपको पकड़ पकड़ के सारी वेबसाइट्स तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन ये मैंने ज़रूर आपको एक नुस्खा समझ लें या एक इसको आप हिंट समझ लें कि आप इसको यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको और भी चीज़ें बता सकता हूँ कि आप गूगल पे जाएं, रिसर्च करें, आपको बहुत सारे ऑडिट के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप बल्कि आर्टिकल्स पढ़ें इस बारे में कि ऑडिट करना कैसे है। मज़ीद इसके बारे में जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल्स नेट से खुद ही मिल जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि आपको टेम्पलेट अच्छे चाहिए, आपको ये टेम्पलेट नहीं पसंद आ रहा, आप कोई अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, मैं अगर आपका क्लाइंट हूँ या आपका क्लाइंट अगर आपके रिपोर्ट पढ़ रहा है, उसको समझ आनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है। रिपोर्ट बनाने का कोई फॉर्मेट नहीं है। सो टूल्स यूज़ करें इसके लिए। मैंने SEO क्विक यूज़ किया। आप SEO क्विक के अलावा अगर आप मॉज के फ़ैन हैं तो मॉज बार के नाम से एक फ्री टूल, मॉज का भी एक टूल बार है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड टूल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप SEO क्विक का जो पेरेंट कंपनी है SEMrush, आप वो SEMrush.com आप यूज़ कर सकते हैं, आप moz.com यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा Ahrefs भी एक अच्छा टूल है, वो भी आप Ahrefs.com भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो पेड टूल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्लाइंट कितना पे कर रहा है और आपके पास कितना बजट अवेलेबल है। इन शॉर्ट, ऑडिट करने का कोई एक तरीका नहीं है। आपने सिर्फ क्लाइंट को ये बताना है कि आपको प्रॉब्लम पता है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है और आप उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। जब आप ये विन कर लेंगे, वो आप रिपोर्ट से करें, रिपोर्ट आप 1 पेज की लिखें या 100 पेजेस की लिखें, ये आपके ऊपर है। लेकिन गोल हमारा हमेशा ये होना चाहिए कि क्लाइंट को वैल्यू मिले, और जब उसको वैल्यू मिलेगी तभी वो आपको हायर करेगा। गूगल की अच्छी बात यह है कि जब भी गूगल कोई पॉलिसी लॉन्च करता है, कोई रिकमेंडेशन देता है, तो गूगल साथ उसका टूल भी लॉन्च करता है ताकि यूज़र्स को हेल्प हो सके कि वो काम एक्चुअली करना कैसे है, या कम से कम गूगल गाइडलाइन ज़रूर देता है। तो पेज स्पीड की मैं आपसे बार बार बात कर चुका हूँ पहले कि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होनी चाहिए, विद इन कुछ सेकंड लोड नहीं होगी, गूगल आपको पेनल्टी करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब गूगल आपको पेनलाइज करेगा तो गूगल आपको रीज़न भी देगा पहले इसको ठीक करने की। सो गूगल ने वो ग्रेस पीरियड भी दिया लोगों को, उसने फिर बाद में रैंकिंग फैक्टर बना दिया। अब गूगल आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होने पे आपको रैंक भी करता है, और अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो वो आपको पेनलाइज भी करता है। तो उसके लिए एक टूल जो गूगल का अवेलेबल है वो है गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स का टूल। URL आपके सामने है, ये URL आप विजिट करके गूगल के पेज स्पीड के इंसाइट्स टूल पे जाके अपनी वेबसाइट को एवेल्यूएट कर सकते हैं। मैं आपको अभी ये लाइव करके दिखाऊंगा डिजिस्किल्स की वेबसाइट कि उसमें गूगल को क्या क्या इशू नज़र आए, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली इसका करना क्या है। आइए देखते हैं। जैसे आप गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये सर्च बार नज़र आएगा। यहाँ पर आपने अपना URL पेस्ट करना है, जो भी आपने क्रॉल करना है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद उसको एनालाइज का बटन दबाएंगे। जैसे ही ये गूगल आपकी वेबसाइट एनालाइज करेगा, पेज स्पीड इंसाइट्स के लिए गूगल आपको एक स्कोर दिखाएगा जिसमें मोबाइल और डेस्कटॉप दो डिफरेंट वर्जन वो आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे कैसी लग रही है, डेस्कटॉप पे कैसी लग रही है। सो पहले डेस्कटॉप का रिव्यू कर लेते हैं। उसमें पेज को जो डिजिस्किल्स का है वो 72 है, और ये टोटल आउट ऑफ 100 गूगल रिकमेंड करता है। गूगल रिकमेंड करता है कि 100 में से अगर आपके 90 प्लस कम से कम स्कोर होना चाहिए तो आपकी वेबसाइट फास्ट है। अगर आपकी 50 से 89 तक है तो आपकी एवरेज है, और अगर आप 49 से नीचे हैं तो आप स्लो हैं। तो जितना इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि जितना आप फास्ट होंगे उतना बेहतर आपके लिए है। सो आपने ग्रीन स्कोर लेना है। ना सिर्फ गूगल आपको ये बताता है कि आपका स्कोर कितना है, बल्कि वो आपको नीचे पे ये भी बताएगा कि आपके इश्यूज़ क्या क्या हैं उस वेबसाइट के ऊपर, ताकि आप उसको फिक्स भी कर सकें। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड डेटा वो बता रहा है कि किस तरह से जो है 30 डेज़ में
उसकी वेबसाइट जो है वो उसकी फ़र्स्ट कंटेंटफुल पेंट या फर्स्ट इनपुट डिले, ये एफआईडी और एफसीपी ये कैसे मैनेज हो रहे हैं। तो असल में ये चीज़ें आपकी समझने की हद तक इतनी ज़रूरी हैं कि आप अपने डेवलपर से ये काम करवा सकें। चूँकि ये डेवलपमेंट का काम है, आप इसको खुद से ज़्यादातर ठीक नहीं कर सकेंगे, तो आपने अपने डेवलपर को ये रिपोर्ट भेज देनी है कि भाई ये देखो हमारी वेबसाइट का स्कोर कम है, इसको हमने ठीक करना है, तो क्या क्या करेंगे तो ठीक होंगे। वो आपको खुद ही सोल्यूशन बताएगा। इसमें से फॉर एग्जांपल देखेंगे आपका फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट 1.5 सेकंड है जो कि गुड है, उसमें टाइम टू इंटरेक्टिव 3 सेकंड वो भी गुड है। तो आपकी ये जो ग्रीन कलर के स्टार्ट हैं ये ठीक हैं, लेकिन जो रेड में है वो उसमें इश्यूज़ हैं। तो आप उसमें क्लिक करेंगे और जो है ना उसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो वो आपको खुद ही बता देगा कि इसकी कैसे सॉल्व करना है। अगर आपके डेवलपर को नहीं समझ आएगी तो वो उसको डिटेल में खुद ही पढ़ लेगा। तो गूगल यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा है कि जी आप क्या ऐसा करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है बेहतर हो सकती है। वो उसने ये चेकलिस्ट के तौर पे हमें एक लिस्ट दी है कि अगर हम 7 काम करेंगे तो हर काम के ऊपर यानी हर टास्क के ऊपर कुछ सेकंड्स हम स्पीड तेज़ कर सकेंगे, यानी कुछ सेकंड बचा सकेंगे। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सबसे ऊपर होंगी। सबसे ज़्यादा टाइम 1.95 सेकंड यानी कि 2 सेकंड के करीबन मैं इसको अपनी फास्ट कर सकता हूँ अगर मैं ये वाला कंटेंट का इशू फिक्स कर लूँ। आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये एक्चुअली होता क्या है और उसको अगर आपने मज़ीद लर्न करना है तो वो कैसे हो सकता है। लेकिन याद रखें ये काम आपके डेवलपर ने करना होता है। उसके बाद नीचे वो देख रहा है डायग्नोस्टिक के सेक्शन में वो आपको बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। वो आपको साइज़ भी बता रहा है, उसके बाद आपको कितने रिसोर्सेज थे वो ज़्यादा हैं कम हैं, वो उसमें क्या एरर्स हैं। ये आप सब पे बारी बारी क्लिक करते जाएंगे, उसको पढ़ते जाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से गूगल जो मैयर कर रहा है आपकी स्पीड को। और वो से ये भी बताएगा कि आपके कितने ऑडिट हैं वो पास हो गए हैं। तो तकरीबन 7 ऑडिट हैं जो हम इसमें पास हो चुके हैं, वो ऑलरेडी आपके सामने नज़र आ रहे हैं। सो इसकी वजह से हमारा स्कोर 72 है, जिसकी वजह क्योंकि हम इन चीज़ों में पास हैं। अगर हम बाकी चीज़ों में भी पास हो जाएँ और वो भी इशूज़ फिक्स कर लें तो हमारा 100 में से 100 स्कोर अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह से मोबाइल के व्यू पे अगर आप जाएँ तो उसमें तकरीबन 12 स्कोर है आउट ऑफ 100 विच इज़ वेरी डेंजरस। तो उसमें तो बिल्कुल ना होने के बराबर स्पीड ऑप्टिमाइज्ड है। आप उसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से हर एक इशू रेड में जा रहा है। मतलब ये कि वेबसाइट मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं है या मोबाइल के ऊपर ये स्पीड ऑप्टिमाइज़ नहीं है। तो अगर कोई मोबाइल से इसको विज़िट करेगा तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा लोड होने में, जिसकी वजह से गूगल आपको इस वेबसाइट को पेनल्टी डालेगा। सो ये आपने अपने डेवलपर को ये काम करवाना है। अगर आपका क्लाइंट है तो अपने क्लाइंट को ये लिंक भेजें, उसे कहें कि वो अपने डेवलपर से ये काम करवाएं। डेवलपमेंट टीम अगर आपके साथ काम करती है तो आप उसके साथ काम करें। एनीवेज आप ये उसको लिंक दे सकते हैं ताकि वो इसको एक्सेस कर सकें। जैसे कि आपने देखा कि गूगल पेज स्पीड इनसाइट टूल से मैं ये एग्जैक्टली मेजर कर सकता हूँ कि मेरे उस पेज के ऊपर क्या इश्यूज़ हैं और क्यों वो फास्ट लोड नहीं हो रहा। मुझे डेवलपर ये नहीं कह सकता कि भाई ये हो नहीं सकता। वो गूगल ने ना सिर्फ उसके इश्यूज़ बताए हैं बल्कि वो हर इशू के साथ एक गाइड भी देता है कि आपको इसको फिक्स कैसे करना है। हो सकता है आपके डेवलपर को फर्स्ट टाइम करना पड़े, लेकिन ये काम डेवलपर का है और ये आपने करवाना है उनसे। आपने इसलिए करवाना है क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे और अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में काम अगर आप काउंट नहीं करेंगे, होगा क्या कि इसकी गलती की वजह से, जो डेवलपर की गलती की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वेबसाइट रैंक नहीं करेगी इस वजह से कि वेबसाइट लोड फास्ट नहीं हो रही। तो जब हमारे पास टूल अवेलेबल है, हमारे पास रीजंस अवेलेबल हैं, हम उस टूल को यूज़ करके अपने डेवलपर को गाइड कर सकते हैं कि भाई हमें ये फिक्स करके दें और हमें यहाँ पर स्कोर 100 में से 100 अचीव करना है। 100 में से 100 ना भी अचीव हो, 95% या 90+% कम से कम आपने लाजमी अचीव करना है ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो और आपकी एसईओ बेहतर हो। गूगल की तरह बिंग ने भी अपने वेबमास्टर के टूल्स लॉन्च किए और बिंग भी चाहता था कि जो वेबसाइट ओनर्स हैं उनसे वो बात कर सके कि उनकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है बिंग सर्च इंजन के अंदर, और वो किस तरह से जो वेबमास्टर्स हैं वो उसको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बिंग के लिए। गूगल वेब मास्टर टूल्स और बिंग वेब मास्टर टूल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों अपने अपने सर्च इंजन्स के लिए जो जो पॉलिसीज़ हैं वो उसके तहत आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, बल्कि आपकी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं और आपको एरर्स बताते हैं कि क्या एरर्स हैं जो आपको फिक्स करने चाहिए, क्या परफॉर्मेंस जा रही है, कितनी आपकी रैंकिंग्स आ रही हैं, कितनी आपकी जो है वो ट्रैफिक आ रही है। ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन बिंग चूँकि ऑफ कोर्स एक छोटा सर्च इंजन है एज़ कम्पेयर टू गूगल, बिंग की इतनी वो जिस तरह से सर्च इंजन की वैल्यू नहीं है, तो बिंग वेबमास्टर टूल्स भी ऑलमोस्ट उस तरह से इतने इंपॉर्टेंट कुछ लोगों को नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आपका टाइम है, अगर रिसोर्सेज हैं तो आप बिंग के ऊपर भी एसईओ करें। मैं आपको अभी इस टॉपिक में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से आपने अकाउंट बनाना है,
थोड़ा सा मैं आपको इसके फीचर्स भी बता दूंगा। बाकी आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर आपको गूगल वेब मास्टर टूल्स समझ आ गया है तो आपको बिंग वेब मास्टर टूल्स भी समझ आ जाएगा। सो आइए देखते हैं। अगर आप बिंग वेब मास्टर टूल्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी कि वेबसाइट में क्या क्या है। आप इसको डिटेल में ब्राउज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से साइन इन पे जाके लॉगिन करेंगे। बिंग वेब मास्टर टूल्स की अच्छी बात यह है कि वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फेसबुक किसी भी अकाउंट से लॉगिन करने देता है आपको। सब मैं गूगल से मैंने अकाउंट बनाया तो मैं इसमें गूगल से लॉगिन करूँगा। तो आप देखेंगे कि फ़िलहाल यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट ऐड की है जो कि अभी उसकी साइट ओनरशिप अभी पेंडिंग है। मैं इसको दोबारा से ऐड करता हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ आ जाए। मैं यहाँ पर usman.co डोमेन लिखूँगा, HTTP या HTTPS डिपेंडिंग ऑन कि वो URL क्या है। मेरा www. पूरा URL है। तो मैं इसको जैसे ही ऐड करूँगा वो मुझे एक बॉक्स देगा जहाँ पर मुझसे वो मेरी डिटेल्स मांगेगा। इसमें साइट मैप मांग रहा है और वो मुझसे जो है URL मांग रहा है। जब फर्स्ट टाइम आप जाएंगे शायद आपसे बाकी चीज़ें भी वो आपका एड्रेस और कंट्री वगैरह भी आपसे डिमांड करे। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो ये गूगल वेब मास्टर टूल्स की तरह ही आपको ऑप्शन देगा कि आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं एक फ़ाइल अपलोड करके। ये बिंग साइट ऑथ की फ़ाइल, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये आपने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है और मेक श्योर करना है कि इस URL के ऊपर ये फ़ाइल चलनी चाहिए। तो जैसे आप अपलोड करेंगे, अभी फ़िलहाल चूँकि एक फ़ाइल पहले डाउनलोडेड थी तो उसका नाम चेंज हो गया, लेकिन अगर आप ये वेबसाइट फर्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे तो ये बेसिकली वही फ़ाइल है। इसको मैं अपनी वेबसाइट में जाके अपलोड करूँगा तो ये URL चल पड़ेगा। जब ये URL चल पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी साइट वेरीफाई हो जाएगी। तो ये तरीका है इनका सर्च इंजन्स का वेरीफाई करने का, क्योंकि अगर आप किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट करेंगे, जब तक कि आपके उसकी एक्सेस नहीं होगी आपके पास उसकी होस्टिंग की, तब तक आप ये फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकेंगे। या आपके पास एडमिन एक्सेस नहीं होगी तब तक आप ये नेम जो ये मेटा टैग है ये ऐड नहीं कर सकेंगे। सो आप ये टैग भी डाल के अपनी वेरीफाई कर सकते हैं कि आप ओनर हैं, या अपनी अगर आपने डोमेन रजिस्टर जहाँ से कराई है वहाँ पर DNS सेटिंग की एक्सेस है तो आप वहाँ से भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं कि किस होस्टिंग से आपने डोमेन ली है। किसी भी होस्टिंग से आपने ली है तो बेसिकली इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गूगल भी ऑलमोस्ट यही काम करेगा जो बिंग मास्टर टूल्स में हो रहा है, और ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही हैं। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम बेसिकली गूगल को ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद एक्सप्लोर करें, और ये ऑलमोस्ट उससे बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बिंग वेब मास्टर टूल्स और गूगल वेब मास्टर टूल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी हम गूगल वेब मास्टर टूल्स की बात कर चुके हैं। आप जब गूगल वेब मास्टर टूल्स शुरू करेंगे आपको बिंग वेब मास्टर टूल्स भी खुद ही समझ आ जाएंगे। आप उसमें अपनी वेबसाइट इंडेक्स करें, उसको रजिस्टर करवाएँ, उसकी ऑनरशिप जो है वेरीफाई करें, और उसके बाद जो है आप उसको ऑप्टिमाइज़ करें। जो भी आपको रिपोर्ट्स आएंगी, अगर एरर्स होंगे तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। नहीं तो आप गूगल की बिंग की जो सर्च इंजन की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ बिंग के लिए कर सकेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो दोनों सर्च इंजन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो पॉलिसीज़ गूगल बनाता है बिंग भी ऑलमोस्ट वही पॉलिसीज़ फॉलो करता है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सर्च इंजन है। दोनों का फोकस यूज़र एंड पे यूज़र एक्सपीरियंस होता है, और अगर यूज़र एक्सपीरियंस आप अच्छा करेंगे तो आप अल्टीमेटली दोनों सर्च इंजन के लिए SEO करते रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट या एक रेगुलर HTML की वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल सर्च कंसोल सर्च करना होगा। जब आप गूगल में जाएंगे तो आप जो गूगल में जाके सर्च कंसोल लिखेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट, पहला रिज़ल्ट ही गूगल सर्च कंसोल का मिलेगा। जब आप इस URL को ओपन करेंगे तो आपके सामने गूगल सर्च कंसोल का ये पेज आएगा जिसमें उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप टॉप में जब ये स्टार्ट नाउ का बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल सर्च कंसोल ओपन हो जाएगा। अगर तो आप गूगल सर्च कंसोल पहली दफ़ा ओपन कर रहे हैं तो आपको वो लॉगिन मांगेगा। इसके लिए आपको जीमेल का फ्री अकाउंट यूज़ करना है। अगर आप गूगल में ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं तो आप उसी अकाउंट से आप लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट को ऐड नहीं की सर्च कंसोल में तो आपको ऐसे एक ब्लैंक डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आपको ये 2 ऑप्शन दिखाएगा। इन 2 ऑप्शन में आप दोनों तरह से डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। इसमें माइनर फ़र्क ये है कि जब आप डोमेन लेवल पे चीज़ें ऐड करते हैं तो उसके लिए आपको DNS की वेरिफिकेशन चाहिए होती है। DNS आपके डोमेन लेवल पे सेट होता है या होस्टिंग लेवल पे। तो यहाँ पर जब आप एक दफ़ा डोमेन देंगे तो उसकी बाकी सारी सब डोमेन जो है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए हमें होस्टिंग का सेटअप भी करना होगा। तो अगर आपके पास ये एक्सेस मौजूद नहीं है तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपना जो URL है उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। सो मेरे केस में मैंने जो 2 वेबसाइट्स बनाई हैं, एक वर्डप्रेस पे और एक HTML, दोनों का मैं यहाँ पर वेरीफाई करके आपको दिखाऊंगा।
तो पहली मेरी वेबसाइट जो है वो है वर्डप्रेस की test1, उसको ओपन कर लेते हैं। और फिर मेरी वर्डप्रेस के बगैर दूसरी वेबसाइट है जो HTML की, उसको ओपन कर लेते हैं। तो अगर पहले मैं HTML को अपलोड करने की कोशिश करूं तो मैं इसका URL कॉपी करूंगा और सर्च कंसोल में जाऊंगा, यहाँ जाके अपना URL पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, तो वो चेक करेगा कि कहीं पहले से वो वेरीफाई कर तो नहीं चुका इसको ऑलरेडी। अगर उसको लगेगा पहले से वेरीफाइड नहीं है तो आपको ये ऑप्शंस देगा वेरीफाई करने के लिए। याद रहे कि आप किसी की डोमेन वेरीफाई नहीं कर सकते, वो ये जानना चाहता है कि आप इस डोमेन के मालिक हैं, और उसके लिए आपको मल्टीपल तरीके बता रहा है कि आप इसको वेरीफाई करें। इनमें से मैं आपको एक तरीका ये HTML फाइल का बताऊंगा और दूसरा तरीका HTML टैग का बताऊंगा। पहले हम HTML फाइल को डाउनलोड करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि आप इस फाइल को डाउनलोड करें। मैंने 1 क्लिक किया तो फाइल डाउनलोड होगी। फिर वो कह रहा है कि इसको अपलोड करें इस URL के ऊपर, यानी कि आपकी रूट डायरेक्टरी में ये URL जो है ये अपलोड होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने सी पैनल में जाऊँगा जहाँ पर मैंने वेबसाइट पहले से इंस्टॉल की हुई है। मैं अपने फ़ोल्डर में जाऊँगा वेबसाइट के, और जहाँ पर मेरी वेबसाइट इंस्टॉल्ड है वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूँगा। सो ये जो मेरी test2 वेबसाइट थी, यहाँ पर HTML की वेबसाइट, इस पर मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा अपनी वो गूगल की फ़ाइल जो गूगल ने मुझे डाउनलोड करके दिया। मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये फ़ाइल मौजूद है। इसको मैं यहाँ से अपनी रूट डायरेक्टरी में अपलोड करूँगा। जैसे ही अपलोड होगी, ग्रीन यहाँ पर 100% सिग्नल आ जाएगा। मैं इसको क्लिक करके वापस जा सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये गूगल की ये जो कोड है ये मेरे पास वेरीफाइड है। अब मैं गूगल में वापस जाके इसको बताऊँ कि हाँ जी ये मैंने अपलोड कर दिया है, इसको वेरीफाई कर लें। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए उसको चेक करेगा कि हाँ ये वेरीफाइड है कि नहीं, और जैसे ही वो चेक करेगा तो मुझे ये ग्रीन ऑनरशिप वेरीफाइड का ये जो नोटिफिकेशन है वो बता देगा कि आपने डोमेन जो है वेरीफाई कर ली है। यहाँ से आप डन कर दें या क्लिक करके गो टू प्रॉपर्टी कर लें, एक ही बात है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके लेफ़्ट साइड पे, या आप इसको क्लिक करेंगे मेन्यू को, बर्गर मेन्यू इसको बोलते हैं, ये मेन मेन्यू है इसका। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट मिलेगी। यहाँ क्लिक कर लें तो जो जो आपने डोमेन वेरीफाई करवाई होगी वो आपको नज़र आ जाएगी। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। ये जो मैंने अभी वेरीफाई कराई है, तो आप देख रहे हैं गूगल कह रहा है कि जी अब वेलकम टू सर्च कंसोल, यहाँ से आपका पूरा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यही काम अगर हमने वर्डप्रेस में करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो वर्डप्रेस के लिए मैं वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाऊँगा, इसका URL कॉपी करूँगा, और अब मैं एक नई डोमेन वेरीफाई करने की कोशिश करूँगा। तो मैं उसी अकाउंट में अपनी डोमेन्स की लिस्ट में जाता हूँ और जहाँ गूगल को कहता हूँ कि मुझे एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है। मैंने क्लिक किया, उसने दोबारा मुझे वही बॉक्स दे दिया। तो मैं इसको URL जो है इस पर ऑप्शन में जाके इसका URL यहाँ कॉपी करूँगा। अब ये याद रखिए ये URL डिफरेंट है। इसको मैंने कंटिन्यू किया तो ये test1 जो मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, इसको वो टेस्ट कर रहा है कि ये वेरीफाइड है कि नहीं। अब वो कह रहे हैं कि या तो आप इसको अपलोड कर दें, मैं ये फ़ाइल भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन वर्डप्रेस में एक और आसान तरीका है इसको वेरीफाई करने का। मैं इसका अगर HTML टैग कॉपी कर लूँ तो मैं ये टैग जाके योस्ट में कॉपी कर सकता हूँ, और ये सिर्फ टैग वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। जब तक ये टैग रहेगा मेरी वेबसाइट वेरीफाइड रहेगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में डैशबोर्ड में जाता हूँ। उसके बाद मुझे वहाँ से SEO पे जाना है। SEO में जाने के बाद आपको याद होगा कि मैंने आपको ये वेबमास्टर टूल्स बताए थे। इसमें आप जाएंगे और यहाँ पर जो गूगल वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप इसको अपना कोड यहाँ पेस्ट कर देंगे। और याद रहे कि ये जो कोड है ये आपने पूरी तरह से पेस्ट नहीं करना। इसके अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर ये वाला कोड आ रहा है ना, ये 9WI से जो स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, इससे पहले और इसके बाद में ये मेटा नेम गूगल वेरिफिकेशन ये वाला कोड हमने डिलीट कर देना है। और उसके बाद हमने आखिर में आके ये कोड डबल कोट्स जो हैं इसके ये भी ख़त्म कर देना है। और उसके बाद हमने सिर्फ वो अपना ID जो कि डबल कोट्स के बीच में था वो पेस्ट करना है और सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे आपकी वेबसाइट में ये कोड इंस्टॉल हो चुका होगा। मैं वेबसाइट पे जाके इसको चेक भी कर सकूँगा कि मेरे पास इसकी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। आप वेबसाइट में जाएं, इसको राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स कर लें। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि योस्ट ने ये जो योस्ट की ये जो चीज़ें चल रही हैं इसमें ये सारी, ये देखें प्रॉपर्टीज़ के अंदर गूगल साइट वेरिफिकेशन में उसने वो वाला मेरा कोड कॉपी कर दिया है जो कि मेरे गूगल ने प्रोवाइड किया था, जो कि बाकी कोड जो उसने खुद ऐड कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड करने से पहले डिलीट कर दिया था। अगर अब मैं सर्च कंसोल में वापस जाऊँ, चूँकि मैंने ये कोड ऐड कर दिया है और मैं देख भी सकता हूँ इसको अपनी वेबसाइट पे, गूगल को मैं कहूँगा कि इसको वेरीफाई कर लें। जब गूगल को मैं वेरीफाई का बटन दबाऊँगा तो वो इसको चेक कर लेगा कि जी HTML टैग के थ्रू आपने इसको वेरीफाई कर लिया है। मैं गो टू प्रॉपर्टी पे जाता हूँ,
तो आप देखेंगे कि test1 और test2 दोनों प्रॉपर्टीज़ मैंने दो डिफरेंट मेथड के साथ वेरीफाई कर ली हैं। आप ये दोनों मेथड दोनों वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा भी मेथड्स हैं, बट ये मोस्ट कॉमन मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। जी ट्रेनिस, आपने देखा कि मैंने इस वीडियो में कैसे वर्डप्रेस और बगैर वर्डप्रेस के यानी कि रेगुलर HTML वेबसाइट को वेरीफाई करके दिखाया। ये दो मेथड से जो हमने दो डिफरेंट वेबसाइट्स पे यूज़ किए हैं। आप इन दोनों मेथड्स के अलावा भी मल्टीपल मेथड यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट अपनी मर्ज़ी के मेथड के मुताबिक वेरीफाई करवा सकते हैं। गूगल ये चाहता है कि आप अपनी वेबसाइट को बेहतरीन तरह से ऑप्टिमाइज़ करें ताकि गूगल का अपना डेटा ऑप्टिमाइज़ हो। सो गूगल जितनी आसानी से आपकी वेबसाइट क्रॉल कर सकेगा, उतनी ही आसानी से गूगल अपनी वेबसाइट यूज़र्स को भी वो दिखा सकेगा। सो इसके लिए गूगल मुख्तलिफ टूल्स लॉन्च करता रहता है, जिसमें बेसिकली एक जो मेजर टूल है, जो कि हर वेबसाइट ओनर को, यानी कि अगर आप वेबसाइट चलाते हैं अपनी या अपने क्लाइंट की, आपको वो टूल लाजमी चाहिए। इसके बगैर आप एसईओ बिल्कुल नहीं करेंगे और इसके बगैर एसईओ होनी भी नहीं चाहिए। ये वो वाहिद ज़रिया है जिससे गूगल अपनी जो बात है वो आप तक पहुंचा सकता है। उसमें अगर गूगल ने आपके कोई इश्यूज़ फाइंड किए हैं, कोई वायरस फाइंड किया है, कोई आप उसने आपको कोई पेनल्टी डाली है, या किसी तरह से भी आपको वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, वो ये चाहता है कि वो आपसे राब्ता बिल्ड करे, वो एक 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 आपसे रवाबित कायम हो, ताकि वो आपको ये बता सके कि भाई हमने ये इश्यूज़ देखे हैं या हमने ये चीज़ देखी है और ये आपको देखना ज़रूरी है। उस टूल का नाम है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल बेसिकली एक फ्री टूल है। ये आप जीमेल के साथ लिंक करके चला सकते हैं, और ये टूल जो है बेसिकली हर वेबसाइट ओनर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर बिल्कुल भी आप एसईओ नहीं करेंगे, और इसके बगैर एसईओ बेकार जाएगी, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट किन कीवर्ड्स की वजह से ऊपर आ रही है, किन कीवर्ड्स पे गूगल उसको ज़्यादा दिखा रहा है, कितने क्लिक्स हुए, किस कीवर्ड के अगेंस्ट क्लिक हुए, कौन-सी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रही है। काफ़ी हद तक जो डेटा एनालिटिक्स हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे। उसके अलावा जो बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं जो गूगल फाइंड करेगा, जो कि आपको शायद कोई और नहीं बता सकता, वो गूगल ही बता सकता है कि उसने आपकी वेबसाइट क्रॉल की, लेकिन उसको ये इश्यूज़ मिले, और वो आपको कैसे बताएगा बताएगा कि वो ये इश्यूज़ मौजूद हैं। तो वो आपको बताने के लिए ये गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आप तक पहुँचेगा, आपको जो ईमेल आएगी उसमें सब चीज़ें मौजूद होंगी। तो आप रेगुलरली अपने सर्च कंसोल को मॉनिटर करेंगे, उसमें जो चीज़ें फिक्स करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। मैं आपको हैंड्स ऑन दिखाऊँगा कि सर्च कंसोल कैसे होता है, इसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उसमें चीज़ें कैसे ऐड होती हैं। आपको ये चीज़ें जब मिल जाएँगी, इसमें मज़ीद आप इसको रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ ऐड होती रहती है, आप उसको भी देखते रहिएगा। लेकिन अभी मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे दूँगा कि इसमें क्या-क्या मौजूद है और आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट पे हूँ। आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे आप search.google.com search-console/about पे जाकर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, और इसमें आपको ये डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा कि गूगल इसमें क्या-क्या करता है। तो इन शॉर्ट गूगल ये कहता है कि जी हम आपको परफॉर्मेंस के लिए, अगर आपको कोई टूल चाहिए, तो अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आप इस टूल से बेहतर कर सकते हैं। इस पे अकाउंट बनाने के लिए आपको जीमेल का अकाउंट चाहिए होता है, जो आपने ऑलरेडी एडवर्ड्स के लिए यूज़ किया, वही अकाउंट आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी फर्स्ट टाइम, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आपने कोई वेबसाइट ऐड करनी है या नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी वेबसाइट ऐड करता हूँ smart.co, और अगर मेरी वेबसाइट HTTPS है तो मैं उसको पहले लिखूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये HTTP वेबसाइट करता है। सो मैं उसको पूरा यूआरएल दूँगा जो मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, और मैं उसको ऐड प्रॉपर्टी कर दूँगा। जैसे मैं ऐड प्रॉपर्टी करूँगा, वो वैलिडेशन चेक करेगा कि क्या मैं उस वेबसाइट का ओनर हूँ कि नहीं। सो आप बेसिकली किसी और की वेबसाइट को वो नहीं उस पे कर सकते जब तक कि आप उस वेबसाइट के ओनर नहीं हैं। उसको वेरीफ़ाई करने के कुछ तरीके गूगल आपको देता है, जिसमें से ये तरीके आपके सामने लिस्टेड हैं। वो पहला तरीका है HTML फ़ाइल। वो कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी होस्टिंग में जाएँ और जाकर होम पेज यानी सर्वर रूट डायरेक्टरी में अपनी जाके ये फ़ाइल अपलोड कर लें। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये एक HTML फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। वो कहेगा कि ये HTML फ़ाइल वहाँ जाके अपलोड कर दें, उसके बाद यहाँ से वेरीफ़ाई कर लें। अगर आप ये नहीं कर सकते, तो आपके पास अगर होस्टिंग की एक्सेस नहीं है, तो आप HTML टैग, यानी कि आप अपनी वेबसाइट में जाएँ और सिर्फ़ हेडर में जाके ये टैग उसको ऐड कर दें। तो ये टैग भी अगर आप ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आप गूगल एनालिटिक्स, अगर आपका अकाउंट है वहाँ पर लिंक्ड है, अगर आपने यहाँ गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किया हुआ है वेबसाइट के अंदर, और वही गूगल एनालिटिक्स की आपको एक्सेस भी है, और उसी ईमेल से आपने ये अकाउंट भी बनाया है, तो वहाँ पर अगर आप एडमिन हैं, तो आप बेसिकली, मतलब वहाँ पर अगर आपको एडिट परमिशंस हैं, तो आप उसके थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से गूगल टैग मैनेजर या दूसरा डोमेन नेम प्रोवाइडर, अगर आपके पास DNS सेटिंग्स की एक्सेस है, तो आप डोमेन नेम के तहत भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं। सो इन एनी केस आपके पास मल्टीपल तरीके हैं ये प्रूव करने के लिए कि आपकी वेबसाइट वो आपकी वेबसाइट है या आप उसको ऑन करते हैं। सो वे ओनरशिप वो इसलिए मांगता है कि कोई और बंदा किसी और की वेबसाइट इंडेक्स नहीं कर सकता, जब तक कि आपके पास उसकी बैकएंड की एक्सेस नहीं होगी, जब तक आपके पास एडमिन एक्सेस या होस्टिंग नहीं होगी, आप इनमें से कोई तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
सो आपने क्लाइंट से कहकर या आपने फ़ाइल रखवा लेनी है अपने सर्वर में, ताकि जब भी कोई यूआरएल ओपन करे तो वो जो है गूगल उसको वेरीफ़ाई कर सके कि आपके पास ये वेबसाइट की एक्सेस है। उसके लिए आप ये फ़ाइल उनको भेज सकते हैं, या अगर आपके पास एडमिन एक्सेस है तो आप एचटीएमएल टैग खुद भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके आपको काफ़ी प्लगइन मिल जाएंगे। योस्ट के एसईओ के प्लगइन के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी जिसमें आप ये कोड भी डाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप प्लेन एचटीएमएल में ये कोड अपने डेवलपर को भी दे सकते हैं कि जो आपको ये ऐड कर देगा। एनीवेज इन शॉर्ट, ये आप वेबसाइट किसी भी तरह से वेरीफाई करवा लेंगे। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी, सो इन शॉर्ट आपने अपनी वेबसाइट वेरीफाई करनी है। जैसे आप वेबसाइट वेरीफाई कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये मेरी अपनी वेबसाइट है usman.co, जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ कि किस तरह से गूगल जो है उसको, गूगल के टूल क्या करता है और इसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपको ओवरव्यू का पेज नज़र आएगा। ओवरव्यू के पेज में आपको सबसे राइट साइड पे ये गूगल डिटेल्स दिखा रहा है जिसमें परफॉर्मेंस आ रही है। परफॉर्मेंस के नीचे कवरेज का सेक्शन है, कवरेज के नीचे एनहांसमेंट का सेक्शन है। परफॉर्मेंस में गूगल आपको ये बता रहा है कि आपकी, मतलब मेरी वेबसाइट में 119 क्लिक्स हुए हैं लास्ट कुछ दिनों में। वो डिटेल अभी मैं इस पे क्लिक करूँगा, इसको ओपन रिमोट कर सकता हूँ या कहीं भी क्लिक करूँगा तो उसको ओपन कर लेगा। तो अब यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि जी मेरी जो है लास्ट 3 मंथ्स में 119 क्लिक्स हुए हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर गूगल के अंदर। गूगल के अंदर मतलब ये है कि ये बेसिकली गूगल सर्च पे कितने रिज़ल्ट क्लिक हुए हैं, वो कितने लोगों ने मेरे सर्च रिज़ल्ट्स को देखा है। और अगर मैं ये सीटीआर ऑन करूँ तो जितनों ने देखा उनमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, तो वो रेशो एक जनरेट होती है जिसको क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं, यानी कि कितनों ने देखा और कितनों ने क्लिक किया। तो वो 5.6% रेशो मेरी जनरेट हो रही है। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। और मेरी एवरेज पोजीशन कहाँ पर है, यानी कि जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट मुझे सर्च किया जा रहा है उसमें मैं एज एन एवरेज पूरी वेबसाइट में कहाँ रैंक करता हूँ। सो ये स्टैट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में कि लोग आपको क्या किस क्वेरी से ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो मैं सर्च करने वाले लोग हैं वो मेरा नाम ही सर्च कर रहे हैं। सो उस्मान लतीफ़ को लिख रहा है तो मैं 44 क्लिक्स हुए हैं उस्मान लतीफ़ के कीवर्ड पे, और मैं तकरीबन 250 दफ़ा नज़र आए उन लोगों को इस नाम के ऊपर। और क्लिक थ्रू रेट जो है 17.7% इसका क्लिक थ्रू रेट है। और इसकी पोजीशन जो है मैं तकरीबन अपने नाम पे फ़िलहाल 3.6 पोजीशन पर रैंक कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं कभी थर्ड या कभी फोर्थ पे रैंक करता हूँ। सो ये बेसिकली गूगल का एक तरीका आपको बताने का कि आप किन कीवर्ड्स पे सर्च किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एक और कीवर्ड है जो कि मेरा टाइटल भी है। लोग इस पे भी, मतलब मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, तो लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट सर्च करते हैं तो गूगल उनको भी मेरी वेबसाइट दिखाता है। इसमें मैं टॉप 10 पे रैंक कर रहा हूँ। स्मार्ट डिजिटल मीडिया भी लोग सर्च कर रहे हैं। मतलब ये वो कीवर्ड्स हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मेरा नाम लिख के सर्च कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो गूगल आपको परफॉर्मेंस में बताता है। इसके बाद ये क्यूरीज़ थी, क्यूरीज़ के बाद पेजेस में भी आप आ जाएँ तो पेजेस में आपको बताएगा कि कौन से पेजेस हैं सबसे ज़्यादा जिन पे क्लिक्स आ रहे हैं, उन पे किस पे इंप्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, क्या क्लिक थ्रू रेट है, उसकी क्या पोजीशन है। तो सबसे ज़्यादा मेरा होम पेज विजिट हो रहा है, फिर ब्लॉग का पेज विजिट हो रहा है, उसके बाद मेरा एक ये ब्लॉग आर्टिकल है जो विजिट हो रहा है, प्रोफाइल विजिट हो रही है। इस तरह से सारे आपको यूआरएल नज़र आ रहे होंगे। फिर कंट्रीज़ में देख सकता हूँ यहाँ पर कि किस कंट्री से मेरी सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रही है मेरी। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इंडोनेशिया है। ये काफ़ी मुल्कों से मुझे लोग विज़िट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे स्टैट्स जो हैं लास्ट 3 मंथ्स के स्टैट्स हैं। फिर डिवाइसेस भी आप चेक कर सकते हैं कि किन डिवाइसेस के ऊपर मेरी वेबसाइट विज़िट हो रही है। इस से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल से कितनी दफ़ा विज़िट हुई और टैबलेट से कितनी दफ़ा विज़िट हुई। और अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल और टैबलेट में अगर ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि जितने परसेंट ये ऑडियंस है, ये आपको वो एक्सपीरियंस पूरा देख रही होगी। सो तकरीबन 30 क्लिक्स हुए हैं मुझे मोबाइल के ऊपर और 18 क्लिक्स हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो आप समझ लें कि तकरीबन 30-40% मेरी ट्रैफ़िक जो है वो मोबाइल के ऊपर आ रही है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये देखना कि क्या मोबाइल पे मेरी वेबसाइट अच्छी लग भी रही है कि नहीं। उसके बाद एक सर्च अपीयरेंस का सेक्शन है जिसमें गूगल आपको ये कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाता है कि सर्च अपीयरेंस मेरी कैसी है। यहाँ पर फ़िलहाल मेरी कोई स्टैट्स नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट किस तरह की है। गूगल आपको उसके अगेंस्ट यहाँ पर रिजल्ट्स दिखाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है, कब ऊपर गई, कब नीचे गई। और आपको आइडिया भी होगा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आपकी ट्रैफ़िक बढ़ गई और ऐसा क्या हुआ कि आपकी ट्रैफ़िक कम हो रही है। तो ये चीज़ें आपके लिए मेज़र करना ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं वापस ओवरव्यू वाले पेज पे जाता हूँ। परफॉर्मेंस के बाद कवरेज में देखूँगा। कवरेज का सेक्शन जो लेफ्ट साइड में ये इंडेक्स के अंडर आ रहा है। कवरेज में गूगल आपको ये बताता है कि उसको इश्यूज़ कितने मिले हैं आपकी वेबसाइट से। तो ये बड़ा अच्छा टूल है गूगल की तरफ से जो आपको बड़ी क्लियरली ये बताता है कि कितने एरर्स हैं जो गूगल को मिले हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो गूगल आपको खुद यहाँ पर मेंशन करता है। फिलहाल गूगल को मेरी वेबसाइट पे कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है। और जो वैलिड पेजेज़ हैं वो तकरीबन 19 पेजेज़ हैं। सो लास्ट कुछ अरसे से गूगल को मेरे जो वैलिड पेजेज़ हैं वो उसमें ये ग्रोथ हो रही है। और कुछ एक्सक्लूडेड पेजेज़ हैं, ये वो पेजेज़ हैं जो मैंने एक्सक्लूड किए हुए हैं गूगल में, यानी कि ऐसे रेलेवेंट पेजेज़ जो मुझे नहीं चाहिए गूगल में, मैंने उसको मैन्युअली एक्सक्लूड किया है।
तो वो गूगल मुझे दिखाएगा कि आपने कितने पेजेस एक्सक्लूड किए हैं। यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने जो पेजेस एक्सक्लूड किए कि क्या वो एक्सक्लूड हुए या नहीं हुए, अगर हुए हैं तो कितने ज़्यादा पेजेस हैं जो एक्सक्लूडेड हैं। सो नीचे आप देखेंगे कि गूगल बता रहा है मुझे कि कितने जो हैं पेजेस पे मेरा ये एरर्स आ रहे हैं, फिर कितनों पे एनोमली है, मतलब क्रॉल एनोमली, मतलब डेटा उसका मैच नहीं हो रहा, फिर कितना डुप्लीकेट कंटेंट है, कितना पे जो है वो कितने पेजेस गूगल ने क्रॉल कर लिए हैं लेकिन इंडेक्स नहीं किए। तो ये सारे वो स्टैट्स हैं जो आपको आइडिया देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर नई वेबसाइट है तो गूगल हो सकता है उसको क्रॉल कर ले लेकिन उसको इंडेक्स ना करें। सो आपकी अगर कंटेंट डुप्लीकेशन है तो गूगल आपको यहाँ पर इस तरह से भी बताएगा कि लेट्स सपोज कि आपके 1000 पेजेस हैं लेकिन गूगल ने सिर्फ 100 क्रॉल, 1000 क्रॉल तो कर लिए हैं लेकिन इंडेक्स सिर्फ 100 की हैं। तो गूगल वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी अगर 900 नहीं क्रॉल हो रहे या नहीं इंडेक्स हो रहे, उसका उसको कोई रीज़न हो सकता है। आप उसको बेहतर करेंगे तो गूगल उसको भी क्रॉल करना शुरू कर देगा। सो बेसिकली ये देखिए, यहाँ पर भी बता रहा है कि डुप्लीकेट कंटेंट उसको कितना मिला और उसमें गूगल ने किस तरह से कैनोनिकल को यूज़ करके प्रेफर्ड वर्जन यूज़ किया उसका। तो काफ़ी स्टैट्स आपको मिलेंगे। अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा बड़ी होगी तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बड़ा हेल्पफुल टूल बन जाएगा क्योंकि बड़ी वेबसाइट्स के लिए ये टूल काफ़ी अच्छा है। और अल्टीमेटली आपको यहाँ से वो प्रॉब्लम नज़र आ जाती है कि आपने किन चीज़ों को पहले फ़िक्स करना है और किन को बाद में फ़िक्स करना है। उसके बाद अगर आप मैं ओवरव्यू पे दोबारा जाऊँगा और मैं थर्ड सेक्शन जो एनहांसमेंट है, मैं देखूँगा कि गूगल मुझे एनहांसमेंट्स में क्या सजेशन दे रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट कैसे बेहतर बना सकता हूँ। सो उसमें एरर गूगल को कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 5 पेजेज़ हैं जो वैलिड नज़र आ रहे हैं गूगल को, वो मुझे बता रहा है कि आपके 5 पेजेज़ हैं वो मोबाइल फ्रेंडली पेजेज़ हैं। तो यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या गूगल ने उसको पिक किया कि नहीं किया। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक यूआरएल देखना चाहते हैं, किसी एक यूआरएल की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में यूआरएल इंस्पेक्शन का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वो यूआरएल को टाइप करेंगे, वहाँ से आप उसको व्यू कर लेंगे। फिर साइट मैप की एक ऑप्शन जो मैं आपको बार-बार बताता हूँ साइट मैप क्रिएट करने का, वो बेसिकली एक्सएमएल साइट मैप आप गूगल को यहाँ जाके सबमिट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट गूगल के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ मैं साइट मैप का यूआरएल लिखूँगा जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर यूआरएल होगा, उसको सबमिट कर दूँगा। ये मैंने सबमिट किया है आप लोगों के लिए, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो देखेंगे साइट मैप वो बता रहा है कि जी वो प्रोसेस हो गया सक्सेसफुली। उसमें अभी उसने यूआरएल डिस्कवर नहीं किए हैं और उसमें लास्ट उसने रीड कब किया है। जैसे-जैसे वो साइट मैप जो है वो इसको मज़ीद पेजेज़ ऐड होते जाएँगे तो वो यूआरएल डिस्कवर करता जाएगा। सो ये बेसिकली एक फाइनल चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, उसमें ये मैनुअल एक्शंस का सेक्शन है, जिसमें मैंने जैसे आपको इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि मैनुअल एक्शन क्या होते हैं। जब गूगल आपको पेनलाइज़ करता है, तो मैनुअल एक्शन के तहत वो आपको बताता है कि जी आपको उसने मैनुअली बैन किया है। अगर आपको मैनुअल एक्शन हुआ है, इसका मतलब ये है कि गूगल ने बाकायदा आपको पेनल्टी डाली है और इस मैनुअल एक्शन के तहत जो है बेसिकली आपको यहाँ पे जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो आपको उसको फ़िक्स करना होगा। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे कि मैनुअल एक्शन क्या होता है। लेकिन जब मैं आपको मज़ीद जिन नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स में बताऊँगा कि मैनुअल एक्शन क्या होता है, तब आपको ये याद होना चाहिए कि मैनुअल एक्शन बेसिकली आप यहाँ से आके रिव्यू करेंगे। जी ट्रेनिंग, जैसे कि आपने देखा कि गूगल सर्च कंसोल एक बेहतरीन टूल है। अगर आप वेबसाइट एक मैनेज कर रहे हैं या 1000 मैनेज कर रहे हैं, अपनी एज ए क्लाइंट की है, आपको ये इस टूल पे साइन अप करना है। इससे रजिस्टर होने के बाद वो आप काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स बेहतर कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बगैर आप बिल्कुल ब्लाइंड खेल रहे होंगे और आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको शायद ठीक लग रही है, बट गूगल को वो गलत लग रही है। गूगल के पास कोई ज़रिया नहीं आपको इन्फॉर्म करने का कि ये गलत हो रहा है और आपके पास कोई ज़रिया नहीं जानने का कि गूगल आपकी वेबसाइट कैसे देख रहा है। तो गूगल ने ये टूल सिर्फ़ इसलिए बनाया है कि वो वेब मास्टर्स यानी कि जो वेब चलाते हैं, जो यानी कि जो ओनर्स हैं वेबसाइट के, उनसे डायरेक्ट राब्ता बिल्ड हो। और जब वो राब्ता हो जाएगा, आप और वो गूगल बेसिकली एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे और जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से आपकी वेबसाइट को गूगल खुद देखता है। सो अगर गूगल कोई चेंजेस भी लेकर आता है, तो ये इन्फॉर्मेशन गूगल आपको बताने के काबिल होगा उस टूल के ज़रिए, इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कि वो क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें गूगल अब पिक कर रहा है और क्या चीज़ें गूगल ने छोड़ दी हैं। ये वक़्त के साथ-साथ ये टूल बहुत बेहतर हुआ है, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है और ये बेहतर होता रहेगा। तो हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो या जब तक आप इस पे साइन अप हो, आपको नई से नई चीज़ें सीखने को मिले। लेकिन ये याद रखिएगा कि गूगल सर्च कंसोल वो वाहिद टूल है फ़िलहाल, जो कि हर वेबसाइट चलाने वाले को चाहिए। उस पे आप साइन अप करेंगे, उसको आप रजिस्टर करेंगे और सारी वेबसाइट्स से आप लिंक करेंगे। हमें पता है कि गूगल ने एक अपना मोबाइल का फॉर्मेट लॉन्च किया है जिसका नाम एएमपी है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। गूगल ने ये एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस फेसबुक की एक फीचर के तहत अपना फीचर एक लॉन्च किया। फेसबुक का फीचर था इंस्टेंट आर्टिकल्स के नाम पे, जिसमें आप फ़ौरन क्लिक करते हैं तो आपकी एकदम से एक आर्टिकल मोबाइल के ऊपर खुद ही खुल जाता है। इसी तरह से एएमपी भी मोबाइल का एक वर्जन है जिसमें गूगल आपकी वेबसाइट होस्ट कर लेता है। और जब चूँकि गूगल आपकी वो एसेंशियल पार्ट्स यानी कि सिर्फ वो पार्ट्स होस्ट करता है जो ज़रूरी हैं, और जब कोई यूज़र सर्च करता है तो गूगल उसको फ़ौरन डिलीवर कर देता है।
सो एक बिजली का जो निशान है वो आपको सर्च रिजल्ट में नज़र आता होगा जब आप गूगल में सर्च करते होंगे, तो असल में वो AMP सपोर्टेड वर्जन होते हैं। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो आपको AMP इम्प्लीमेंट करना है और वेबसाइट पे ये एक अच्छी SEO की स्ट्रैटेजी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड और आपकी जो है वो एक्सेसिबिलिटी वो हर्ट होगी। और जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि SEO सिर्फ मार्केटिंग के अंदर फॉल नहीं करती। SEO बेसिकली टेक्निकल SEO भी है और यूज़र एक्सपीरियंस की चीज़ें भी उसमें आनी चाहिए। सो आपको इस AMP के टूल पे जाकर आप एक वैलिडेटर है AMP का, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने कोड का अपनी वेबसाइट का कोड वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी डेवलपर ने वेबसाइट बना के दी है और आपने चेक करना है कि आया वो ठीक है या नहीं है, अगर आपको क्लाइंट ने वेबसाइट दिया, आपको चेक करना है कि उसमें वो AMP सपोर्टेड है या नहीं है, आप जाएंगे वैलिडेटर पे और जाके अपना URL सबमिट करेंगे और वो आपको रिव्यू करके बता देगा कि ये कितना सपोर्टेड है। अगर नहीं सपोर्टेड तो उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। मैं आपको अभी लाइव एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप AMP को वैलिडेट कर सकते हैं AMP वैलिडेटर के तहत। AMP की वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आपको AMP में गूगल जो पिच करता है वो कहता है कि जी बिल्डिंग द फ्यूचर वेब टुगेदर। सो बेसिकली AMP एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो सिर्फ गूगल का नहीं बल्कि हर जो है वेबसाइट या हर सर्च इंजन इसको अडॉप्ट कर सकता है। गूगल ने इसको एज एन ओपन सोर्स जो है वो लॉन्च किया है। आप इसके टूल्स पे जाएंगे ऊपर मेन्यू में तो आपको सबसे पहले AMP वैलिडेटर नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जो कि validator.ampproject.org, यानी कि ये AMP का वैलिडेटर है। यहाँ पर आप बेसिकली अपना URL पब्लिश करेंगे, जिसमें मैं डिजिस्किल्स की वेबसाइट को रिव्यू करना चाहूँगा। मैं इसके URL को कॉपी करता हूँ और जहाँ जाके पेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं अपना HTML फॉर्मेट मुझे AMP टेस्ट करना है। मैं AMP टेस्ट करूँगा और उसके बाद उसको वैलिडेट कर दूँगा। जैसे मैं उसको वैलिडेट करूँगा गूगल उसको वैल्यूएट करेगा। मेरे कोड को उसने लोड किया, यहाँ पर उसने सारा कोड अपने पास लोड करके देखा है। उसके बाद उसने मुझे बताया कि वैलिडेशन स्टेटस जो वो फेल हो चुका है और इस फेल होने का मतलब ये है कि मुझे AMP सपोर्टेड नहीं है मेरी वेबसाइट। और ये भी कि वो गूगल यहाँ तक ये बता रहा है कि उसमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो सारे नीचे उसने लिस्ट कर दिए हैं। ये एक चेकलिस्ट है जो कि आपके डेवलपर को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जो इसको ठीक करने के लिए एक एक चीज़ें पकड़ेगा, उसको ठीक करेगा। जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये AMP फ्रेंडली वेबसाइट आपकी हो जाएगी तो आप इसको यहाँ पर दोबारा टेस्ट करेंगे तब आपको ये टेस्ट पास हो जाएगा। तो आपने अपने डेवलपर से यही कहना है कि मुझे ये AMP वर्जन चाहिए, तो जब वो बनाएगा उसको आप खुद भी टेस्ट कर लें। अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको बताएं, वो दोबारा ठीक करेगा। अगर उसने बोला उसने ठीक कर दिए और फिर भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको उसको ये दिखाना है ताकि उसको ये पता चले कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उसने कैसे ठीक करना है। पेज स्पीड की तरह AMP वैलिडेटर भी आपको वही बताता है कि आपकी वेबसाइट AMP सपोर्टेड है या नहीं है। हमें अपनी वेबसाइट AMP करनी है क्योंकि ये एक नेक्स्ट फॉर्मेट है, ये गूगल का बड़ा प्रेफर्ड फॉर्मेट है। मोबाइल में अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है तो मोबाइल के लिए आपको मोबाइल व्यू देना ज़रूरी है। सो AMP से बेहतर अभी तक कोई मोबाइल के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप अपनी वेबसाइट को AMP सपोर्टेड करें। आपका खुद का बिज़नेस है या आपके क्लाइंट का बिज़नेस है, क्लाइंट से बात करें, अपने डेवलपर से बात करें, किसी भी तरह से AMP को इम्प्लीमेंट करवाएं ताकि आपकी वेबसाइट जल्दी ऊपर आ सके। उसमें ना सिर्फ क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी, स्पीड इंप्रूव होगी, बल्कि डिलीवरेबिलिटी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपका कंटेंट AMP के तहत गूगल अपने पास होस्ट करता है और वो अपने सर्वर से सर्व करता है। तो हमारी होस्टिंग भी जो है उसका भी लोड कम हो जाएगा। अल्टीमेटली जो AMP है उससे हमारी ट्रैफिक बढ़ेगी और रैंकिंग बढ़ेंगी। सो आप ये सब टूल्स यूज़ करें और स्पेशली AMP को यूज़ करने के लिए आप अपने डेवलपर को रेफरेंस दें। सो पेज स्पीड और AMP दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि SEO का काम सारा काम SEO का जो है वो SEO प्रोफेशनल नहीं कर सकते। बहुत सारे काम डिज़ाइन और डेवलपमेंट टीम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि आपने अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि हमें ये चाहिए। जैसे आपको क्लाइंट कन्विंस होगा, आप उसके डेवलपर से बात करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई ये इशूज़ हैं, इसको फिक्स करना है। जैसे वो फिक्स करेगा उसको आप दोबारा टेस्ट करें, अगर पास हो गया है इसका मतलब ये है कि ये टास्क आपका क्लोज हो गया।